हाँ, सो फोटोन के थ्रू हम लोग इलेक्ट्रॉन के ऊपर कोलिजन कराएंगे। इलेक्ट्रॉन सारा का सारा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और फिर ऊपर चला जाएगा। सिमिलरली जब ऊपर से कोई इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा तो जितना का एनर्जी गैप है उतने के बराबर एनर्जी सिस्टम से बाहर निकालेगा। जब भी सिस्टम से बाहर एनर्जी निकलेगा तो फोटोन के टर्म में ही निकलेगा। इसमें एक छोटा सा डिस्कशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, गैप जितना होगा उतने के बराबर ही एनर्जी एब्जॉर्ब हो सकता है। उससे ज़्यादा भी नहीं हो सकता, उससे कम भी नहीं हो सकता। बेसिकली आप इसको इस तरीके से समझ लो तो ज़्यादा बेटर होगा कि अगर हम लोगों के पास जैसे हाइड्रोजन का लास्ट क्लास में भी हम लोग डिस्कशन किए थे, n=1 और n=2, हाइड्रोजन एटम n=1 और n=2 के बीच का एनर्जी गैप अगर निकालेंगे तो एक का वैल्यू था -13.6, दूसरे का वैल्यू था -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब दोनों के बीच का गैप निकालेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू 10.2। और आपको पहले ही बता चुके हैं कि ये चार वैल्यूज याद रख लो, ज़्यादा बेटर होगा। अगर हम लोगों के n=1 और 2 के बीच का एनर्जी गैप 10.2 के बराबर है और अगर हम लोगों का इलेक्ट्रॉन n=1 में लाई कर रहा, दैट सिंपली मीन्स कि अगर आप यहाँ पे एक फोटोन देते हैं, उस फोटोन का एनर्जी, पहला केस लेके चलते हैं, अगर मान लो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तब उस केस में गैप ज़्यादा बड़ा है, हम लोग कम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। इस केस में ट्रांजिशन बिल्कुल नहीं होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जाएगा ही नहीं। सेकेंड केस, हम लोग ऐसा कर रहे हैं, एनर्जी वाले पार्ट को एग्जैक्टली 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर दे रहा है, तो फिर फोटोन इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, अपना सारा एनर्जी ट्रांसफर करेगा, गैप के बराबर एनर्जी है, फोटोन आराम से ऊपर चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा केस, अगर मान लो n=3 ले लेते हैं, सो n=3 में जो एनर्जी है दैट इज इक्वल टू 1.51। अगर पूरा गैप निकालेंगे तो ये दूसरा गैप होता है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब जो नेट गैप होगा ये अप्रोक्सीमेटली हम लोग 2.1 के बराबर, सॉरी 12 बोल रहे हैं, हाँ 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर ले लेते हैं। अगर हम लोग एनर्जी 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का देते हैं, तो 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम लोग का एक गैप ओवर कम हो जा रहा है, मतलब जो नीचे वाला गैप है ये तो पूरा का पूरा कवर हो जा रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली आप चाहे तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से ऊपर तक लेके जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ना n=2 लाई कर रहा, ना n=3 है। n=3 में तो बिल्कुल नहीं जाएगा क्योंकि गैप कम है, लेकिन n=2 से ज़्यादा एनर्जी है, बट स्टिल n=2 से ज़्यादा एनर्जी होने पे भी ट्रांजिशन नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि हम लोग एनर्जी ज़्यादा प्रोवाइड कर दे तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाकर कैसे नीचे आ जाए, ये नहीं होता है कभी भी। आइदर इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो सीधा ऊपर जाएगा और नहीं तो बिल्कुल नीचे ही रह जाएगा। सो इस केस में भी कोई ट्रांजिशन नहीं होगा। इट्स लाइक कि ऐसा समझो, सबकी ज़िंदगी में ऐसा एक्सपीरियंस हुआ होगा, जब सीढ़ी चढ़ते हैं तो कोई लोग एक एक करके सीढ़ी चढ़ रहे होते हैं, कोई लोग तो थोड़ा तेजी से दो दो करके सीढ़ी जंप करना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग होता है सीधा 3-4 सीढ़ी जंप करना शुरू कर देते हैं। तो बहुत बेसिक सा चीज़ है, लाइक सीढ़ी जंप करना तो लाइक बहुत ही बेसिक सा चीज़ है। तो बचपन से सब एक्सपेरिमेंट हम लोग के साथ हुआ ही होगा डेफिनेटली। मान लो कोई इंसान सीधा डबल डबल जंप कर रहा है, अगर उसने जंप मारा पहले सीढ़ी के लिए, मतलब चलो ये इसको पहला बोल देते, इसको दूसरा बोल देते, इसको तीसरा, पहले सीढ़ी से जंप मारा, सीधा दूसरे पे जाकर के रुके, कोई दिक्कत नहीं, आराम से स्टेबिलिटी के साथ रुक जाएंगे। ठीक ठीक जंप मारा, सीधा तीसरे पे जाकर रुकना था, रुक गए, कोई दिक्कत नहीं है। बट मान लो इतना ही एनर्जी लगाया कि 2 से तो ऊपर है, 3 के बराबर नहीं है, तो यहाँ जाने पे क्या होगा? तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ जाने पे आदमी तीसरे पे लैंड कर जाएगा, लेकिन बस आदमी का पैर लैंड नहीं करेगा, आदमी का खोपड़ी यहाँ पे लैंड करेगा, आराम से ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि पैर तो हवा में है, जो उसका थोड़ा है वो बिगड़ने के लिए n=3 पे जाके लैंड करेगा। सेम चीज़ यहाँ पे है, अगर आप बीच रास्ते में जंप मार रहे हैं तो आप कहीं लैंड नहीं करने वाले, तो ऐसे केस में जंप नहीं लिया जाता है। अदर एक जंप मारिए या सीधा तीसरे पे जंप मारिए, बीच में जंप मारने की कोशिश मत करिए। तो अगर आपके लिए एप्लीकेबल है तो इलेक्ट्रॉन के लिए भी सेम ही सिस्टम एप्लीकेबल है। कभी भी जंप हम लोग गैप के ऊपर और नीचे नहीं कर सकते, ये एक छोटा सा थियोरेटिकल पॉइंट है, लोगों को नहीं पता होता है, थोड़ा ध्यान रखना है। दूसरा चीज, तीसरा, ये हम लोग का डिस्कशन पहले भी हो चुका है, एनर्जी स्टेबिलिटी सब कुछ। जब भी हम लोग हायर से लोअर एनर्जी की तरफ जाते हैं, तो जैसे अभी है हम लोग ट्रांजिशन स्टेट में हायर से लोअर की तरफ गए, जैसे ही हायर से लोअर की तरफ गए तो एनर्जी बाहर निकला, अब भले वो फोटोन के टर्म में निकले या कैसे भी निकले, बट जब भी आप हायर से लोअर की तरफ जाते हैं तो एनर्जी बाहर निकलता है। यही चीज़ हम लोग के एनर्जी कोऑर्डिनेट डायग्राम में भी चल रहा होता है। जब भी रिएक्शन में रिएक्टेंट ज़्यादा स्टेबल है, सॉरी लेस स्टेबल है, मतलब हायर एनर्जी पे होगा, प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल है मतलब लोअर एनर्जी पे, जब भी ऐसा रिएक्शन होगा तो हमेशा हायर से आप लोअर
लोअर की तरफ जा रहे हैं, मतलब एनर्जी बाहर निकलेगा। अगर एनर्जी बाहर निकलेगा तो इस चीज को हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। तो ये सिस्टम अपना एक्सोथर्मिक का होगा। जब भी एक्सोथर्मिक होगा तो डेल्टा एच का साइन आराम से नेगेटिव लेके चल सकता है। सो एटॉमिक स्ट्रक्चर से डिस्कशन शुरू हो जाता है कि कब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, कब एंडोथर्मिक है। अब चाहे तो उससे एटॉमिक स्ट्रक्चर के फोटोन के ट्रांजिशन वाले पार्ट को आप चाहे तो थोड़ा बहुत एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक से एसोसिएट कर सकते हैं। बट चलो ये सीखने के टाइम पे होता है कि जब आप मोल कंसेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, फिर पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, थर्मोडायनेमिक्स, ये सब टॉपिक जब सीख रहे होते हैं तब तक के लिए ठीक है। बट अब आपको मालूम है कि जब हीट निकलता है तो एनर्जी लोअर पे जाता है, जब हीट ऐड होता है मतलब एंडोथर्मिक तो एनर्जी हायर पे जाता है। ये सब चीजें अपने को मालूम है, तो इस डिस्कशन का ज्यादा कोई पॉइंट नहीं बच जाता है। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट डिस्कशन में। चौथा जो डिस्कशन है उसमें हम लोग एक तो रीडबर्ग फॉर्मूले का डिस्कशन कर सकते हैं। बहुत ही बेसिक सा डिस्कशन है। मान लो एक का एनर्जी E1 है, दूसरे का एनर्जी E2 है, तो हमेशा हम लोग हायर माइनस लोअर के हिसाब से गैप निकालते हैं। मतलब डेल्टा E विल बी इक्वल टू E2 माइनस E1 ऐसा बोलना चाहिए। और हम लोग एनर्जी के गैप को हमेशा SC बाई लेमडा से एसोसिएट करते हैं। मतलब जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आएगा तो जितना लेमडा का फोटोन निकलेगा या जितना एनर्जी का फोटोन निकलेगा उस एनर्जी के फोटोन को हम लोग यहाँ पे एसोसिएट कर ले रहे हैं। और हम लोगों को एक चीज मालूम है, एनर्जी का फॉर्मूला SC बाई लेमडा। ऐसा अगर हम लोग कंसिडर करने की कोशिश कर रहे हैं तो एनर्जी का फॉर्मूला है हम लोगों का -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। तो अगर हम लोग E2 का फॉर्मूला निकालेंगे, E1 का फॉर्मूला निकालेंगे, और वो भी जूल के टर्म में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म में नहीं, क्योंकि हम लोग बाकी सारे को स्टैंडर्ड यूनिट में डाल रखे हैं। यहाँ जो H है इसका भी यूनिट जूल है, तो जूल के टर्म में -2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर ऐसा कुछ फॉर्मूला था। तो E2 में N2 स्क्वायर, E1 में N1 स्क्वायर। अगर इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो वहाँ से अपने कैलकुलेशन में HC उठा के दूसरी तरफ ले जाओ, यहाँ से 1/λ आएगा। इसी 1/λ को हम लोग वेव नंबर भी बोला करते थे। विल बी इक्वल टू, हम लोग अपने कैलकुलेशन में ऐसा लिख सकते हैं वैसे तो -2.18, और सॉरी गैप निकाल रहे हैं तो सीधा 2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू HC, और बाकी बच जाएगा यहाँ पे जेड स्क्वायर कॉमन था 1/N2 स्क्वायर से N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। ऐसा चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट इस वैल्यू को लिखने का ज्यादा कोई मतलब नहीं है। इस चीज को हम लोग रीडबर्ग कांस्टेंट RH से डिनोट किया करते हैं। सो अपने कैलकुलेशन में पूरे पार्ट को हटा करके सीधा यहाँ पे रीडबर्ग कांस्टेंट RH इंटू जेड स्क्वायर ऐसा लिख करके 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर जैसा पुटअप कर सकते हैं। हम मान के चले कि फॉर्मूला सबको मालूम होगा। अगर फॉर्मूला मालूम है तो कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए इसमें एज सच। सो सीधा हम लोग डिस्कशन वाले पार्ट में फर्दर आगे मूव कर सकते हैं। मतलब ये सब फॉर्मूले का डेरिवेशन वगैरह हम नहीं बता रहे, ये सब फॉर्मूला फिजिक्स में भी सीख लेंगे। डेरिवेशन बताने का ज्यादा कोई पॉइंट यहाँ पे नहीं रहता है। चलते हैं हम लोग इसके बाद एक और क्वालिटेटिव डिस्कशन में, उसके बाद फिर हम लोग न्यूमेरिकल वाले पार्ट पे मूव कर जाएंगे। यहाँ तक हम लोग केवल एक डिस्कशन किए कि ट्रांजिशन होता है, इलेक्ट्रॉन आता है, इलेक्ट्रॉन जाता है, फोटोन एब्जॉर्ब करता है, फोटोन एमिट करता है, इस तरह की छोटी छोटी चीजें हैं जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद एक छोटा सा क्वालिटेटिव डिस्कशन होता है, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस ऑब्जर्व्ड। बेसिकली हम लोग कितने स्पेक्ट्रल लाइंस को ऑब्जर्व करेंगे इसकी बात करते हैं। ये एक डिस्कशन है जो बहुत क्वालिटेटिव नेचर का है, और इसमें बाल्मर सीरीज, पास्टन सीरीज, ये सब भी कुछ कुछ आता है। क्वालिटेटिव डिस्कशन इसलिए है क्योंकि हम लोग इसका सीधा फॉर्मूला याद रखते हैं, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। ये फॉर्मूला लोग इतना ही याद रखते हैं, जबकि नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन पॉसिबल होना चाहिए। इसका मतलब कि आगे सीखेंगे, इज इक्वल टू डेल्टा एन इंटू डेल्टा एन प्लस 1/2, जहाँ पे डेल्टा एन का मतलब हो गया N2 माइनस N1, हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी आने की बात कर रहे हैं। बट ये पॉसिबल का क्या मतलब है, बहुत स्पेसिफिक केसेस हैं। मान लो अगर हम लोग ऐसा करें कि हम लोग चौथे सीढ़ी से नीचे उतरना चाहते हैं, चौथे सीढ़ी से फर्स्ट सीढ़ी पे आना चाहते हैं, तो चौथा सीढ़ी हो गया, तीसरा सीढ़ी हो गया, दूसरा सीढ़ी हो गया और पहला सीढ़ी हो गया। अगर चौथे से 1 पे आना चाहते हैं तो क्या क्या पॉसिबल तरीके होंगे। तो एक तो हो सकता है सीधा जंप कर जाए, एक तरीका। दूसरा तरीका 2 स्टेप में जंप करें। अगर 2 स्टेप में जंप करें तो यहाँ से 4 से 3 पे आ गए, 3 से सीधा 1 पे चले जाएं, एक ये तरीका हो गया। या फिर 4 से 2 स्टेप में सीधा 2 पे आ जाए एक स्टेप में, और एक स्टेप में सीधा 1 पे चले जाए, ये भी एक तरीका हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग डिफरेंट टाइप की चीज़ें मेंशन करते चले जा रहे हैं, जो भी लाइंस अपने को दिख रहा है।
फिर इसके आगे क्या हो सकता है? तो एक तरीका हो गया कि एक स्टेप में आ चुके हैं, 2 स्टेप में आ चुके हैं, अब 3 स्टेप में आके देखते हैं। सो 3 स्टेप में आने का अपने पास एक ही पॉसिबल तरीका है, एक एक करके नीचे उतर जाए। तो टोटल देख करके ऐसा मालूम पड़ रहा है कि 8 पॉसिबल लाइंस हो सकते हैं, बट एक्चुअली 8 पॉसिबल लाइंस नहीं होते हैं। 1 यूनिक है, 1 काउंट होगा, लेकिन जो 2 है और जो 6 है ये दोनों सेम है। अगर एनर्जी गैप सेम होगा तो जो वेवलेंथ होगा दैट विल आल्सो बी सेम, सी बाय लैम्डा। अगर एनर्जी गैप सेम होगा मतलब अगर ट्रांजिशन एग्जैक्टली सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा, जैसे यहाँ 4 से 3, 4 से 3, सो 4 से 3, 4 से 3 मतलब एनर्जी गैप सेम है तो वेवलेंथ भी सेम होगा। इसलिए 6 कोई नया लाइन नहीं बनाएगा। अगर हम लोग एक स्केल पे मेजरमेंट करेंगे तो जो पहला लाइन है वो यूनिक है, लेकिन जो दूसरा लाइन है तीसरा भी उसी मेजरमेंट पे आ जाएगा। उसी मेजरमेंट पे आने का मतलब एक लाइन अपने को दिखेगा और दूसरा लाइन इसी के जस्ट ऊपर रिपीट हो रहा होगा। बेसिकली अब मान लो यहाँ से अगर हम लोग वेवलेंथ को मेजर कर रहे हैं तो सिंपल स्केल के जैसा कंसिडर कर लो, 2 सेंटीमीटर है, दूसरा भी 2 ही सेंटीमीटर है। सिमिलर अगर ट्रांजिशन की बात करें तो ये भी दिख रहा है कि तीसरे के जैसा कोई भी नहीं है, मतलब 2 और 6 तो सेम था, एक को छोड़ दिया, तीसरे के जैसा भी कोई भी नहीं दिख रहा, चौथे के जैसा भी कोई नहीं दिख रहा, चौथे को भी काउंट कर लेते हैं, पांचवे के जैसा आठवां दिख रहा है, मतलब 5 और 8 एग्जैक्टली सेम है, तो 5 को काउंट करते हैं, 8 वाले पार्ट को रिजेक्ट कर देते हैं, फिर बच गया अपने पास 7। तो कहने को अपने पास टोटल 8 लाइंस थे, लेकिन यूनिक दिखने वाले लाइंस अपने पास टोटल 6 ही है, और वहीं से फॉर्मूला आता है। लेकिन इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन है जो मॉडिफिकेशन का पार्ट है, और यही थियोरेटिकल पार्ट अपने को सीखना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कॉम्बिनेशन है, लेकिन इसमें आप जितना तरह का कॉम्बिनेशन बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। मान लो हम ऐसा बोले कि आप में से 4 लोग हैं, 4th स्टेयर से फर्स्ट पे आ रहे हैं, एक आदमी को भेजा, केवल केवल एक आदमी को, बहुत सारे लोग इस बैच में, किसी एक को भेजा, बोला कि चौथा सीढ़ी से फर्स्ट पे जाओ। तो एक आदमी तो कोई एक ही तरीका फॉलो करेगा, उसके पास पॉसिबल तरीके 4 हैं, लेकिन वो फॉलो चारों एक बार में नहीं कर सकता, चारों में से कोई एक ही फॉलो करेगा। तो ऐसा हो सकता है कि वो पहला तरीका फॉलो कर ले, अगर पहला तरीका फॉलो करेगा तो सीधा वो फर्स्ट पे जंप कर गया, तो इस केस में एक ही लाइन दिखाई देगा, ऑटो नहीं दिखेगा। दूसरा आदमी, मान लो दूसरा केस लेके चले कि आदमी आया और उसको एक आदमी की जगह बोले कि चलो एक ही आदमी लेके चलते हैं, उसको बोला कि भाई मैक्सिमम स्टेप में आओ, ऐसा नहीं कि आपको मिनिमम करना है, मैक्सिमम स्टेप में आओ। तो जब वो दूसरा तरीका देखा तो उसमें देखा कि 2 ही बार जंप कर रहा है, मतलब 2 लाइन बनेगा। जब तीसरे वाले में गया तो देखा फिर 2 ही बार में जंप कर रहा है, लेकिन जब चौथे तरीके में गया तो देखा 3 बार में नीचे पहुंच रहा है। तो 3 बार में नीचे पहुंचेंगे मतलब यहाँ से 3 लाइन बनाया जा सकता है, तो इसका मतलब मिनिमम एक बार में जा सकता था, मैक्सिमम 3 बार में चला गया, तो अपने पास 2 पॉसिबिलिटी निकल के आया। मान लो दूसरा केस लेके चले कि भाई 2 आदमी को भेजते हैं नीचे उतरने के लिए, एक आदमी को नहीं, 2 आदमी को, दोनों आदमी के पास 4 पॉसिबल वेज हैं, इतना आप लोग परमुटेशन कॉम्बिनेशन में सीख चुके हैं। सो दोनों के पास 4 पॉसिबल वे है। मिनिमम की बात करते हैं कि एक आदमी पहले तरीके से नीचे उतर गया, अगर एक आदमी पहले तरीके से नीचे उतर गया तब क्या होगा, तो ऐसा कर लेते हैं, ग्रीन कलर से मार्क कर लेते हैं, एक आदमी पहले तरीके से नीचे उतर गया क्योंकि उसको मिनिमम बनाना है, तो एक आदमी पहले तरीके से नीचे उतरा तो एक लाइन दिखेगा। दूसरा आदमी भी है, वो भी एक ट्राई किया कि पहले वाले से नीचे उतर जाए, वो भी दिमाग नहीं लगाया, वो भी पहले वाले से नीचे उतर गया। सो दोनों के दोनों पहले वाले तरीके से नीचे उतरे, बिल्कुल सेम ट्रांजिशन फॉलो कर लिए। अगर सेम ट्रांजिशन फॉलो कर लिए तो फिर जो एनर्जी गैप हो सेम आ गया, मतलब लाइन भी सेम आएगा। तो इस केस में कुछ नया लाइन नहीं आया, वही रिपीट हो गया, इसका मतलब एक ही मिनिमम लाइन रह गया, ऐसा बोल सकते हैं। बट अगर मान लो कि हम लोग मैक्सिमम लाइंस की बात करें तो उसमें पॉसिबल कॉम्बिनेशन सोच के देख सकते हैं एक बार कि भाई मैक्सिमम बोलेंगे तो हर एक आदमी का दिमाग ऐसे ही काम करेगा कि चलो ऐसा करते हैं कि सबसे मैक्सिमम वाले से चले जाते हैं। तो पहला आदमी मैक्सिमम वाले से गया तो यहाँ से अपने को 3 लाइन मिला, दूसरे आदमी को भेजा, दूसरा भी बोला कि हम मैक्सिमम वाले को ही फॉलो कर लेते हैं, तो सेम ही ट्रांजिशन फॉलो हो गया, कुछ नया ट्रांजिशन फॉलो नहीं हुआ। इसका मतलब 3 लाइन उसको भी मिला, लेकिन तीनों में से कुछ में नया नहीं था, इसलिए टोटल 3 लाइंस मिल गए, एक पॉसिबिलिटी। बट अगर मान लो कि ऐसा कर लेते हैं, एक आदमी को हम लोग भेज दिए तीसरे वाले पार्ट से, मतलब मैक्सिमम लाइन के लिए, और दूसरे आदमी को भेज दिए हम लोग पहले लाइन से। एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन, एक आदमी 3 लाइन की तरफ से आ गया और दूसरा वाला आदमी फर्स्ट लाइन की तरफ से आ गया। तो जब 3 लाइन वाले ट्रांजिशन में आएगा तो 3 लाइन दिखेगा, मतलब
3 जंप में आएगा तो 3 लाइन दिखेगा, लेकिन अगर पहले वाले को ही फॉलो कर लिया कोई दूसरा आदमी तो उसके तरफ से भी एक जंप दिखेगा। यहाँ से टोटल अपने को 4 लाइन्स मिल सकते हैं। तो 3 से तो ज़्यादा ही आ गया, मतलब 3 तो अपना आंसर नहीं हो सकता। तो ये भी एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन है कि आपने 2 आदमी को भेजा और बोला मैक्सिमम और मिनिमम बनाओ। मिनिमम तो सेम रिपीट करके एक बना दिया, बट मैक्सिमम के लिए अपने पास एक ही चॉइस है कि हम कोई 2 लाइन ले लें। एक में 3 ले लिया, दूसरे में अभी के लिए 1 लिया। और भी कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, चलो यहीं पे पहले मार्क कर लेते हैं। एक कॉम्बिनेशन शायद ये भी ले सकते हैं कि पहले आदमी को भेज दिया 3 वाले से, तो यहाँ 3 लाइन मिला, और दूसरे वाले को भेज दिया 3 के जगह पे हम लोग कर लेते हैं ये 2 स्टेप वाले से। अब इसमें कितना लाइन मिलेगा, तो मिलेगा तो 2 लाइन, लेकिन ये दोनों कॉमन है, 5 और 6 तो सेम ही लाइन है। इसका मतलब 2 दिखेगा नहीं, दिखेगा अपने को एक ही। यहाँ से भी 4 का ही कॉम्बिनेशन आया, तो अभी मैक्सिमम 4 है। चलो अगला कॉम्बिनेशन बना के देखते हैं कि हम लोगों का पहला वाला जो आदमी है वो तीसरे वाले पार्ट से आया, तो यहाँ से 3 लाइन दिख गया, और जो दूसरा आदमी है ये हम लोगों के सेकंड मेथड से आ गया। फिर यहाँ पे 2 लाइन दिखना चाहिए था, लेकिन 2 और 6 कॉमन है। अगर 2 और 6 कॉमन है इसका मतलब दिखेगा तो कोई एक ही लाइन। टोटल कॉम्बिनेशन अभी भी 4 का ही रह गया, इसका मतलब 4 से ज़्यादा इसमें भी लाइन नहीं दिख रहा। और पॉसिबल कॉम्बिनेशन भी ट्राई करके एक बार देख लेते हैं। पहला आदमी सेकंड मेथड से आ गया तो 2 लाइन दिखाई दिया, दूसरा आदमी थर्ड मेथड से आ गया तो भी 2 लाइन दिखेगा, बट कॉमन कुछ भी नहीं है। 2 के जैसा कोई लाइन कॉमन नहीं है, 3 के जैसा भी कोई लाइन कॉमन नहीं है। इसका मतलब अपने को टोटल दोनों ट्रांजिशन से 2-2 लाइंस मिलेंगे, मतलब यहाँ से भी 4 लाइंस मिल रहा है। तो जब 2 आदमी भेजे थे तो फिर मिनिमम 1 था, मैक्सिमम 4 हो गया। इस काउंटिंग के पार्ट को सीख के रखिए। ऐसा जरूरी नहीं कि सवाल हमेशा बस ये पूछे कि स्पेक्ट्रल लाइन मैक्सिमम कितना होगा। अगर मैक्सिमम पूछा तब उस केस में ये सवाल आ सकता है, बट वो भी एक केस है। अगर हम लोगों ने 50 बच्चे भेज दिए फोर्थ फ्लोर से, फोर्थ स्टेयर से फर्स्ट जाने पे, तो 50 बच्चों में हो सकता है कोई एक फॉलो कर ले स्टेप, कोई दूसरा मेथड फॉलो कर ले, कोई तीसरा फॉलो कर ले, कोई चौथा फॉलो कर ले। तो अगर ये 4 डिफरेंट टाइप के मेथड्स फॉलो हो गए तब तो उसमें सारा का सारा लाइन कवर हो जाएगा। लेकिन अगर आपने 1 भेजा तो बहुत सिलेक्टिव हैं आप, अगर आपने 2 भेजा तो भी बहुत सिलेक्टिव है आप। मिनिमम 4 तो कम से कम आदमी भेजना पड़ेगा कि चारों मेथड कम से कम एक बार तो कवर हो जाए। अगर चारों मेथड एक बार कम से कम कवर हो गया, इसका मतलब फिर मैक्सिमम लाइन दिखाई देना शुरू करेगा। तो इस सवाल के लैंग्वेज को थोड़ा सुन लेना ढंग से। अगर बहुत सारे हाइड्रोजन एटम्स हैं और उस केस में फिर हम लोग ट्रांजिशंस करा रहे हैं, तब सारे लाइंस कवर होंगे, बेसिकली सारे तरीके कवर होंगे। फिर से बोल रहे हैं, जब बहुत सारे हाइड्रोजन एटम्स हैं और उन सारे एटम्स को छोड़ दिया ट्रांजिशन करने, तब सारे मेथड्स फॉलो होंगे। लेकिन अगर बहुत सिलेक्टिव हाइड्रोजन एटम है कि एक ही हाइड्रोजन एटम हुआ, तब क्या होगा? 2 ही हाइड्रोजन एटम है, तब क्या हुआ? तब उस केस में फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है, और इस चीज का बहुत पार्टिकुलरली ध्यान रखेंगे। मेंस में फॉर्मूला अप्लाई करो, आंसर निकाल लो, चलेगा, बट एडवांस में फॉर्मूला अप्लाई करने का काम मत करना। इनफैक्ट फॉर्मूला मोस्टली फेल ही करता है। अगर कोई एक पार्टिकुलर कंसेप्ट का सवाल आ गया जो आपको आसान दिख रहा है, मान लेना कि उसमें कुछ ना कुछ ऐसा चीज है जो में ना फॉर्मूले के भी एप्लीकेबल होना चाहिए। अगर मल्टी कंसेप्ट क्वेश्चन है कि एटॉमिक में थर्मोडायनेमिक्स डाल दिया, एटॉमिक में केमिकल बॉन्डिंग डाल दिया, कुछ और डाल दिया, तो फिर भी एक बार हो सकता है फिर सीधा फॉर्मूला अप्लाई करो, क्योंकि अगर मल्टीपल टॉपिक्स हैं तो उनको कनेक्ट करना डिफिकल्ट पार्ट है। लेकिन अगर एक पार्टिकुलर स्पेसिफिक सवाल आ गया, जैसे सीधा बस ये बोल दिया स्पेक्ट्रल लाइन, अब स्पेक्ट्रल लाइन बहुत स्पेसिफिक टॉपिक है। अगर स्पेसिफिक टॉपिक है तो मेरा बहुत सिंपल सा सजेशन है, फॉर्मूले के बिना क्वेश्चन ट्राई करने की कोशिश करो, थोड़ा जेनरिक वे में, क्योंकि आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कुछ ऐसा सिचुएशन होगा जो फॉर्मूले में थोड़ा सा भी मिसमैच होता है और आपके दिमाग में नहीं है, तो फॉर्मूला ट्राई करके आंसर फटाफट निकालेंगे, आंसर मार्क करेंगे और गलत ही आएगा। तो इसीलिए एडवांस एग्जामिनेशन में बहुत ही पार्टिकुलर होकर आपको काम करना होता है, इसीलिए बहुत सारी चीज़ें जेनरिक मतलब जनरल वे में समझाते हैं कि जनरली ऐसा सोच के देखो, लाइक सोचने का तरीका आपके अंदर होना चाहिए कि बिना फॉर्मूले के भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं क्या। ये चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना। ये हम लोग का हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का मेन डिस्कशन है, बाकी मेरे हिसाब से इसमें डिस्कशन का ज़्यादा कुछ रहता नहीं है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के कुछ फॉर्मूले तो हम लोगों ने डिस्कशन कर ही लिए थे, डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला डिस्कशन कर लिया था। उसमें एक फॉर्मूला याद रखना चाहिए, वो आपके पहले दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का एक एग्जाम होता था डीसी के नाम से, अभी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी बन गया, मेंस के थ्रू ही होता है एग्जाम।
उसमें शायद ऐसा एक सवाल आया था कि अगर एक इलेक्ट्रॉन को आप पार्टिकुलर वोल्टेज V से पास कराते हैं तब उसका डी ब्रोगली वेवलेंथ कितना होगा। सो एक फॉर्मूला अपने पास है लैम्डा इज इक्वल टू h/√2m/ke। और अगर किसी चार्ज को, कोई चार्ज Q है, इसको अगर आप V पोटेंशियल से पास करते हैं तो टोटल काइनेटिक एनर्जी गेन विल बी इक्वल टू Q into V। सो अगर यहाँ पे के दे रखा तो इसी के की जगह पे √2m QV भी कर सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज मालूम है कि अपने पास 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो जब आप मास को और चार्ज वाले पार्ट को मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो वहां से भी एक फॉर्मूला वो सिंपल सा आ जाता है, √150 मतलब h का वैल्यू पुट कर दो 150/v एंगस्ट्रॉम। और अगर √150 निकालेंगे तो 12.23 के बराबर होता है। सो 12.23 डिवाइडेड बाय √v एंगस्ट्रॉम, ये भी एक पार्ट होता है। तो एज अ फॉर्मूला चाहे तो इसको याद रख सकते हैं। ऑल्दो मेरे हिसाब से ऐसा नहीं कि फॉर्मूला आना चाहिए क्योंकि एक बार आ चुका है और कैलकुलेशन करना बहुत भारी भी नहीं है, बट स्टिल मेरा सजेशन होगा फॉर्मूला याद करके काम कर लो, ज़्यादा बेटर होगा, दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। बाकी तो क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस पे चलते हैं और जहाँ जहाँ कुछ दिक्कतें होंगी उस पर बात करना शुरू करेंगे। सर वो 150/v का क्या बोले? 150/v का क्या बोले मतलब ये हर एक के लिए अप्लाई हो जाएगा कि बस इलेक्ट्रॉन के लिए? इलेक्ट्रॉन के लिए मतलब यहाँ पे अगर आप मास में इलेक्ट्रॉन का वैल्यू डालेंगे 9.31 × 10⁻31 और क्यू में 1.6 × 10⁻19 कूलम और एच का वैल्यू जूल के टर्म में, तभी ये वैल्यू आएगा। लाइक इसके जगह आप अल्फा पार्टिकल ले लेंगे तो उसका मास चेंज हो जाएगा, चार्ज भी चेंज हो जाएगा। तो केवल इलेक्ट्रॉन के लिए व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v, तब उस केस में जो वेवलेंथ जनरेट होगा उसका ये फॉर्मूला याद रख लेना। इसलिए हम इसको पहले दिन नहीं बताए थे क्योंकि आपका फॉर्मूला बुकलेट्स वगैरह में दे नहीं रखा होता है, बट पहले दिन इतना सारा फॉर्मूला ऑलरेडी है कि पहले दिन बस बेसिक्स प्रैक्टिस कर लो, फिर उसके बाद फॉर्मूले वाले पार्ट में जाओ। याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू पुट करके आप आंसर निकाल सकते हैं। मतलब डीसी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था तो उस टाइम पे पहली बार लोगों ने कैलकुलेशन करके एग्जैक्टली आंसर निकाला, और आंसर तो चलो ठीक है 150/v वो अप्रोक्सीमेट ही आंसर है और उसमें और कोई ऑप्शन भी नहीं था इस तरह का, तो आंसर आसानी से निकाल सकते, बस आपको कैलकुलेशन करने आना चाहिए। चलो क्वेश्चन वाले पार्ट पे चलते हैं। 1 नंबर तो हम लोग का डिस्कशन हो ही चुका था, 2 नंबर भी डिस्कशन हो ही चुका था, 3 नंबर भी डिस्कशन हो ही चुका था, 4 नंबर n1 and n2 आर द बाउंड्री वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। बाउंड्री वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है भाई? of a portion of a spectrum of emission spectrum of hydrogen atom determine the wavelength corresponding to last line longest। ठीक है, लास्ट लाइन फर्स्ट लाइन आपको मालूम होना चाहिए, लास्ट लाइन फर्स्ट लाइन अल्फा लाइन बीटा लाइन ये मालूम होना चाहिए। फर्स्ट लाइन बोलो या अल्फा लाइन बोलो सेम ही चीज है। सबसे पहला ट्रांजिशन मतलब जैसे लाइमन सीरीज है, लाइमन सीरीज में लाइन कहीं से भी खत्म शुरू होगा खत्म वन पे होना चाहिए। तो सबसे जो पहला लाइन है, क्योंकि इनफाइनाइट में इन्फिनिटी लाइंस बन सकते हैं, तो सबसे जो पहला लाइन है वो 2 से 1 पे आएगा, इसको हम लोग फर्स्ट लाइन या अल्फा लाइन बोल सकते हैं। दूसरा होता है लास्ट लाइन या सीरीज लिमिट। लास्ट लाइन का मतलब इसके ऊपर कोई लाइन नहीं जा सकता, इसको हम लोग हमेशा इन्फिनिटी से 1 पे रख सकते हैं, और इसी को सीरीज लिमिट भी बोलते हैं। जहाँ पे सीरीज खत्म हो गया दैट विल बी कॉल्ड एज सीरीज लिमिट। खैर इसमें हम लोग जब ये कैसे दे सकता है करस्पॉन्डिंग टू लास्ट लाइन, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ दे रखा है इसमें, लास्ट लाइन में एनर्जी गैप शॉर्टेस्ट सबसे ज्यादा समझिए ना होगा। सर, क्या शॉर्टेस्ट शॉर्टेस्ट होगा यहाँ वेवलेंथ। पे? हाँ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगा, मतलब लास्ट लाइन में एनर्जी गैप सबसे बड़ा होगा। अगर एनर्जी गैप सबसे बड़ा होगा तो हम लोग का वेवलेंथ सबसे शॉर्टेस्ट होना चाहिए, बट ठीक है, मतलब अगर यहाँ पे इसने ब्रैकेट में लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बोल दिया तो हम इसी के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करना प्रेफर करेंगे। मतलब अगर मान लो कि क्योंकि ऐसा कोई स्टैंडर्ड टर्म्स कहीं पे एनसीईआरटी में नहीं दिया है, तो हम एक ऐसा सिचुएशन बना दे कि भाई हम लास्ट लाइन को लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बोल रहे हैं, तो हमको उसके हिसाब से आंसर सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस केस में n1 plus n2 is equal to 7 दे रखा, n2 minus n1 is equal to 3 दे रखा। यहाँ से n कितना आ जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 2n is equal to मतलब 5 और 2 n1 5 आ जा रहा है और n2 वाला पार्ट 2 के बराबर आ जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा है डिटरमाइन द वेवलेंथ, मतलब खैर ये तो ऐसा सवाल है कि n1 and n2 are the boundary value principal quantum numbers of a portion of a spectrum of emission spectrum of hydrogen atom, determine the wavelength corresponding to the last line longest wavelength। ठीक है, ये बेसिकली ऐसा बोला है कि ट्रांजिशन में इन्फिनिटी हो ही नहीं रहा, मतलब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा लिमिटेड कर दिया है, बोला कि हम लोग का जो ट्रांजिशन है
वो हम लोगों का इतना लंबा ट्रांजिशन ले ही नहीं रहे हम लोग बस ट्रांजिशन ले रहे हैं n=5 से लेकर के n=2 के लिए, इसलिए इसमें डेफिनेशन थोड़ा सा चेंज किया है। सो अपने पास 5 4 3 2 हम लोगों के पास लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बोला। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब हम लोग सबसे छोटे एनर्जी गैप की बात करेंगे। सबसे छोटा एनर्जी गैप कौन सा होना चाहिए? सो एक छोटा सा डिस्कशन है, ये भी कर लेना चाहिए डिस्कशन वैसे तो। 1 मिनट।